राजेश में इसका वो क्या लगेगा? शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मूलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव सुशीलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। शंखं चक्रं जलौकां। प्रणाम सभी वैद्य लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। आप सभी लोगों को ना मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए आया हूँ कि ना कोई भी व्याधि है उसमें ना पथ्य का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। अगर पथ्य नहीं पालेंगे पेशेंट तो दवाई का कार्य अच्छे से नहीं होगा और वो दवाई का रिजल्ट अच्छा से नहीं होगा। तो ऐसे ही एक अर्श व्याधि जो रहती है जिसको हम बवासीर बोलते हैं, हेमोरेड्स बोलते हैं, तो उसमें क्या परहेज पालना चाहिए। तो ऐसे ही समानांतर अर्श के जो परहेज है वैसे ही ग्रहणी रोग में भी कुछ ऐसे ही परहेज है, अतिसार में भी है। तो उसमें क्या क्या करना है, तो दही लेना है, तक्र बनाना है। पहले मैं मतलब तक्र का परहेज देना है अर्श में, अतिसार में और ग्रहणी रोग में। अर्श मतलब तक्र का प्रयोग करना है। तो क्या करना है कि दही सम प्रमाण में दही और पानी, पानी लीजिए, दही लीजिए, और वो पानी जो है ना उसको उबाल के जो बॉईल किया हुआ पानी है मिला दीजिए और उसमें कुछ पाचक द्रव्य डालिए, जैसे लवण भास्कर चूर्ण डालिए या सेंधा नमक डालिए या हिंगवाष्टक चूर्ण या डाल के या जीरा भून के डालिए, और ये ना दिन भर पेशेंट को पीने के लिए देना है। तो ये अर्श का परहेज है कि तक ग्रहणी, अर्श और अतिसार, इन तीनों व्याधियों में तक्र का परहेज। जितना वो तक्र पिएगा उतना उसका ये सारा सिस्टम अच्छा होगा। उसी तरह से अजवाइन डाल के गेहूं का रोटी खाना है या फिर जवारी का जो रोटी होता है वह खाना है। दूसरा है कि जो सब्जी रहता है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल छोड़ के लौकी, भिंडी, टमाटर ये सब देना है। जो फल भाजी बोलते हैं मराठी में, फल भाजी देना है, और उसमें बैगन नहीं देना है। बैगन जो रहता है लोग ने बहुत ज्यादा मसाला वसाला डाल के बनाते हैं, बिना मसाला के बैगन अच्छा लगता ही नहीं है। अगर मसाले वाला बैगन खाने की आदत है तो बैगन हटा दे, अगर बिना मसाले का बैगन खाए तो खा सकते हैं। दूसरा, जो अर्श के पेशेंट रहते हैं, ग्रहणी के पेशेंट रहते हैं, अतिसार के पेशेंट रहते हैं, इनको अदरक और पुदीना की चटनी जरूर देना चाहिए। खाने में घी देना चाहिए और कुल्थी का सूप देना चाहिए, वेजिटेबल सूप देना चाहिए, या फिर हमें ना कोई भी युष कल्पना देना है। और घी का प्रयोग मतलब जो अच्छे स्नेह होता है, जितना घी देंगे उतना अर्श में फायदा होता है, ग्रहणी में फायदा होता है, अतिसार में फायदा होता है। और ना दूसरा है कि पत्ते वाली सब्जियां वह ना थोड़ा वर्ज करना चाहिए, और जिनको विदा नहीं है वो लोग पत्ते वाली सब्जियां खा सकते हैं। मतलब वो डाइजेस्ट हो रहा है, अग्नि अच्छा है, और पत्ते वाली सब्जी खा के जिसको हाइपर एसिडिटी वगैरह नहीं हो रहा है वह लोग पत्ते वाली सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा सकते हैं। उसमें धनिया का पत्ता खा सकते हैं,
फिर उसके बाद में मेथी खा सकते हैं, सोया का खा सकते हैं, मतलब जिन लोगों को विदा नहीं होता, जिनकी अग्नि अच्छी है वो लोग खा सकते हैं। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना अर्श व्याधि में भी इंपॉर्टेंट है, ग्रहणी में भी इंपॉर्टेंट है, अतिसार में भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या करना है कि चलने का जो एक्सरसाइज है, वॉकिंग, यह मस्ट है। अगर आपके पास अर्श के पेशेंट है, ग्रहणी के पेशेंट है, अतिसार के पेशेंट है, तो चलना जरूर है। और साइकिलिंग नहीं कराना है इनको, साइकिलिंग कराएंगे तो अर्श बढ़ जाता है, ग्रहणी का भी प्रॉब्लम होता है, अतिसार का भी होता है। साइकिलिंग ना देके उनको चलना, क्योंकि इससे चलने से व्यान वायु प्राकृत होती है, मतलब पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो चलना बहुत चाहिए, जितना चल सकते हैं, जितना चल सकते हैं उसका मतलब अति नहीं होना चाहिए, बहुत अति भी नहीं होना चाहिए, हीन भी नहीं होना चाहिए। हर पेशेंट के लिए अपना आप लोग डिसाइड करके बोल सकते हैं। यूनानी वैद्यक में ऐसा बताया है कि अगर अर्श व्याधि है तो अपना ही यूरिन निकाल के स्वमूत्र से ही गुदा का प्रक्षालन करना है, क्योंकि मूत्र है वो क्षार की तरह काम करता है, तो उससे अर्श के मस्से होते हैं, खुद के ही मूत्र से वो सूख जाते हैं। इसलिए गुदा का प्रक्षालन, मतलब गुदा को धोना है ना, तो नॉर्मल पानी से ना धो के खुद के मूत्र से ही धोना चाहिए, और उसके बाद में नॉर्मल पानी से ना धोए, वही उसका प्रक्षालन करना है। अर्श चिकित्सा में अर्श चिकित्सा और चर्मकील की चिकित्सा दोनों एक जैसी रहती है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि चर्मकील की जो चिकित्सा है वही अर्श की चिकित्सा करे, और अर्श की चिकित्सा में चर्मकील वॉट्स जो रहते हैं, कल एक पेशेंट का किसी ने बताया था कि वजाइनल वॉट्स है, तो अर्श की ही चिकित्सा करने से बहुत अच्छा फायदा होगा। अब मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और मुझे प्राउड फील होता है आप सबसे बात करके, और आप लोग हैं इतने अच्छे काबिल डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के इतने अच्छे अच्छे लोग हैं कि क्या बताएं। तो एक डॉक्टर विभा शर्मा जी हैं जो देहरादून में प्रैक्टिस करती हैं, इनको मैं ये इसका को होस्ट बना देता हूँ। डॉक्टर विभा शर्मा जी, आप सुन पा रही हैं क्या? जी हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम। आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको को होस्ट बना दिया, तो आप बीच बीच में संभालिएगा थोड़ा संभाषा। हाँ, तो आप थोड़ा कुछ अनुभव बताइए ना सभी लोगों को, आपका इतना एक्सपीरियंस है। सर पहले तो मैं आपका अभी जो अनुभव है उसी को शेयर करती हूँ। अभी हाँ। पीछे मैं काफी व्यस्त थी और एक मेरा पेशेंट है, उसको बहुत बैकएक था और उसके यूरिन में एक अजीब सी स्मेल थी, और मैं मेरे व्यस्तता में उसने बार बार फोन किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उसको बोला क्षीर वाला तेल अपने नाक में डालो, सिर्फ मैंने उसको फोन पे गाइड किया और उसने वो डाला, और उसने मुझे अगले, और साथ में उसको अर्टिकेरिया भी था, शीत पित्त की भी उसको समस्या अचानक हो गई थी। और उसने मुझे अगले दिन फोन करके बोला कि मैम आपके इसी ट्रीटमेंट से, सिर्फ तेल डालने से ही मुझे विश्वास नहीं था, मुझे लगा आप मुझे टाल रही हैं, लेकिन मैंने वो किया और मैं ठीक हो गया। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ इसके लिए। जी, बहुत बड़ा काम किया आपने, और मतलब एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है कोई भी चीज का। जी ठीक है, थैंक यू। एक वैद्य हिमांशु जी ने हैंड रेज किया है। जी जी हाँ, जी सर, कानपुर के प्रणाम। डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है ये। हाँ जी सर, एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आपसे ही सीखा था। आपने बताया था पुनर्नवादी कषायम और गुडुचियादी कषायम ये कंबाइन करके दे दो पेशेंट को स्वेलिंग में। तो एक पेशेंट को दिया, उसका सर 4-5 डेज में काफी स्वेलिंग खत्म हो गया, और उसको हाँ। हाइपर एसिडिटी भी रहती थी, पित्त की समस्या, तो उसका पित्त भी नहीं बढ़ा और स्वेलिंग भी उसका उतर गया। तो काफी अच्छा स्वेलिंग रिजल्ट। कैसा था उसका, पैर में पिटिंग एडिमा था कि कैसा था? सर पैर में था और हाथों में भी था सर। अच्छा, तो पैरों में गुरुचेदी ज्यादा था। कषायम पुनर्नवादी कषायम दिए आप, कितना कितना हाँ मात्रा में दिए? सर, उसको सर गुडुचियादी कषायम से 4-4 चम्मच दिया था दोनों, जी 20-20 ml सर, जी बीडी की डोज में, और साथ में चंद प्रभा बटी भी दी थी उसको। जी। तो काफी अच्छा रिजल्ट रहा सर। ये आजकल बहुत सारे पेशेंट दांत दर्द वाले बहुत आ रहे हैं कि दांत में दर्द हो रहा है, क्या करूं सर? दांत दर्द में क्या देना चाहिए कि चंद्र इंस्टेंट रिलीफ? प्रभावटी, चंद्र प्रभा, उसमें नाम है चंद्र प्रभा, मुंह का भी आकार रहता है, आधे चांद की तरह रहता है, वो क्लेज को निकालता है। और दांत दर्द में चंद्र प्रभावटी दीजिए, क्योंकि लिखा है फलश्रुति में कि दंत रोगम नेत्र रोगम, दंत रोग में देने के लिए बोला है। और दूसरा कवल धारण कराइए। और आप वैद्य हिमांशु जी, सुबह हमारा 7 से 8 का जो लेक्चर होता है कंडुशादी विधि अध्याय, उसमें आप कल आने वाले हैं, उसमें बहुत अच्छे से दांतों के बारे में बताया है कि जी जी सर, हाँ, ठीक कल है आप सर, आइए। कल आता हूँ। जी थैंक यू सर, सर। मैं एक और अपना एक एक्सपीरियंस ऐसे बताना चाह रही हूँ कि एक मेरे हाँ पेशेंट है, उनको सिस्ट थी छोटी सी, उसमें
उसमें किडनी में, राइट किडनी में उनको सिस्ट थी और उनको रेक्टल कार्सिनोमा भी है। अच्छा। और वो वैसे तो अपनी जो भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है एलोपैथ का वो ले रहे हैं, लेकिन जी। मेरे पास भी वो बीच में हर महीने मैंने उनको बोला कि आप 1 हफ्ते के लिए आया कीजिए पंचकर्मा लेने के लिए, तो मेरे पास 6-7 महीने से वो आ रहे हैं। तो मैंने उनको बलागुलुचियादी और पंचवल्कल तेल की बस्तियाँ दी। जी। महीने में 7 ही बार दे पाती हूँ क्योंकि वो इतने दिन के लिए आ पाते हैं। और साथ में जो भी हम लाक्षणिक मेडिसिन की ज़रूरत होती है उनको मैंने शुरू की। और अब उनकी जो रिपोर्ट आई है, उनकी जो वो सिस्ट है वो 86% रिड्यूस हो गई है। और बहुत उनको जो उनके डॉक्टर कहते हैं कि आपको इस ओरल कीमो के साइड इफेक्ट आने चाहिए थे, वो हमें दिख नहीं रहे हैं आपकी बॉडी पे। तो आप क्या क्या है ऐसा आपका कोई भोजन में फ़र्क है? तो उन्होंने फिर उनसे शेयर किया कि मैं ऐसे-ऐसे पंचकर्मा लेता हूँ 1 हफ्ते का और उससे मुझे ये रिलीफ है। लेकिन जो मैं समझी हूँ कि ये बल्लागुलुची आदि और पंचवल्कल तेल की जो मात्रा बचती है, उसने हाँ। बहुत अच्छा काम किया है। जी। मतलब और आपको पंचवल्कल का बने बनाए मिलता है, रेडीमेड मिलता है कि आप लेके आती हैं सब पंचवल्कल? नहीं, बना बनाया कोट्टेकल का तेल आता है, पंचवल्कल आदि तेलम अच्छा। और बल्लागुलुची आदि तेलम भी आता है। तो मैं दोनों को मिक्स करके मात्रा बस्ती उनकी देती हूँ। और उसका और प्राइस कितना रहता है अप्रोक्सीमेटली? मुझे लगता है 200 ml 150-200 के आसपास होगा। उनका दवाई सब सस्ता है? हाँ, सस्ता भी है सर, इफ़ेक्टिव भी है। हमें तो यहाँ पे यही अवेलेबल होते हैं, तो और जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके कंपैरिज़न में बहुत अच्छा उनका एफिकेसी अच्छी है। जी। आपने आपने ये किया भी, ठीक भी किया और बताया भी। ये तो लोग बताते ही नहीं है आयुर्वेद में कि हमने ये ठीक किया, अरे वो नहीं सर, मैं वेट कर रही थी एक्चुअली, आप मुझसे बहुत बार पूछते थे। पहली तो बात मैं श्रेय गंगा माँ को देती हूँ हर पेशेंट के ठीक होने का। लेकिन फिर भी मैं वेट कर रही थी उनके इस लेटेस्ट स्कैन आने की, तो उन्होंने मुझे मतलब स्कैन भेजा और डे 1 से जो उनके ट्यूमर का साइज़ था वो 86% रिड्यूस हो गया है। हालाँकि वो ओरल कीमो भी ले रहे हैं, लेकिन वो ठीक है कंटीन्यूअस ना? ठीक है ना, हमारी आप दवाई कीमो ले का रहे हैं। साइड इफेक्ट भी ठीक कर रही हैं और अपनी हाँ। चिकित्सा भी सफल कर रही हैं। कैसे भी अल्टीमेटली पेशेंट ठीक होना चाहिए हमारा। जी, जी, जी। बस वही मुझे खुशी है कि किसी भी पैथी से ठीक हूँ, पर वो ठीक हो रहे हैं। पर उनके डॉक्टर का ये कहना था कि मैंने आज हेलो। तक ऐसा कभी देखा नहीं कि इतने साइड इफेक्ट ना आए हों। तो टच वुड ईश्वर की कृपा से उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ। कमल जी पूछिए आप प्रश्न मैम से। हेलो। हेलो। प्रश्न नहीं सर, एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। हाँ। मैंने पिछली बार पूछा ना था सर कि फीमेल है अनमैरिड और उसका बाईपास सर्जरी हुआ था 11 इयर्स और उसका डीयू भी था तो 21 डेज। तो आपने बोला था उसको चंदन बला दी, तो मैंने घबरा कर आपसे पूछा था दू क्या, बाईपास होगी उसकी? तो आपने बोला था दे दो। तो वो मॉडर्न के पास फिर चली गई, तो उन्होंने उनको लीव 52 इतना ही दिया और बोले कि केम हॉस्पिटल में जाना, मुंबई में, इधर नहीं उसका इलाज चलता। तो मैंने वो चैलेंज लिया था। तो पेशेंट का चंदन बल्ल अक्षादी और मधु अष्टदी तेल से उसको मात्रा बस्ती स्टार्ट की और अशोकारिष्ट और बोलबद्र रस दिया था और सुबह घर से ही फ्रेश दुर्वास रस पीने को बोला था। तो पेशेंट का ब्लीडिंग तो कम हो गया, लेकिन पेशेंट हेल्दी और उसका और आम पाचक भी मैंने दी थी थोड़ा सा उनको, क्लेद वगैरह होगा और इसके लिए। तो वो भी बहुत अच्छा, उसका डाइट भी इम्प्रूव हो गया है सर। और फिर उसको मेंसेस स्टार्ट हुआ तो 4 डेज ही ब्लीडिंग हुआ, जो कि 21 डेज पिछले महीने हुआ था उसको। और उसको वॉर्फ चालू है सर अभी। तो वो मैंने बंद भी नहीं की वॉर्फ उसकी, लेकिन उसका ब्लीडिंग जो था वो भी पूरा कम हुआ है और पेशेंट बहुत बहुत कॉन्फिडेंटली फिर से कितने दिन तक लेना चाहिए पूछ रही थी पेशेंट, और अभी तक वो ले रही है। तो सर तो अभी क्या आपको बंद मेरे पे करूं? भरोसा हुआ कि मैं जो बोलता हूँ वो सच है? सर जो भी मैं आज कर रही हूँ अपने से ज्यादा मैं आपके कहने पर भरोसा ज्यादा रखती हूँ सर, क्योंकि जो आप बोलते हैं ना वो सचमुच होता है। और कल एक आपने पेशेंट को बोला था, वो भी गृहिणी मानो, मैंने अन्न द्रव्य शुल्क मान के ट्रीट किया था, लेकिन थोड़ा उसमें सुधार करके दिया तो पेशेंट का जो पेन रहता था, मानो मैंने वो आम पाचक दी थी, लेकिन सर पेशेंट को मृदु विरेचक नहीं दिया था।
तो थोड़ा सा पेन रहता था और पेशेंट ये नहीं करता था कि एग्री नहीं होता था कि नहीं मुझे मोशन आता है ऐसा करता था। लेकिन मृदु विरेचक देने से अभी पेशेंट बोल रहा था, 4 बजे ही फोन आया था कि मुझे बहुत अच्छा रिलीफ मिला है उसमें। तो ये पेशेंट का थोड़ा सा हटके था मेरे लिए, तो मैंने लगा कि सबको ये ऐसा पेशेंट आया तो थोड़ा सर ने जो मुझे गाइड किया है वो बता दो और फायदा होगा सबके लिए, ये बताया। आप कहाँ सांगली में प्रैक्टिस करती है ना? हाँ सर, मैं सांगली में प्रैक्टिस करती हूँ। आपका सांगली में ऐसा प्रैक्टिस बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा कि पूरे दुनिया के लोग आएंगे और सांगली ऐसे बोल के आपके पास आने वाले हैं सब लोग। मुझे बहुत खुशी हाँ होती है ओके कि सर, आप इतना अच्छा कर आपकी रहे दुआ। हैं। जी हाँ थैंक यू सर। हाँ ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। कमल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ प्रणाम सर, सभी को आप प्रणाम। प्रणाम हाँ थैंक यू। बोलिए। हाँ सर, वो अंजना मैम को भी प्रणाम। प्रणाम मैम। अंजना मैम आई हैं क्या? हाँ वो सर वो अंजना मैम को मैं को होस्ट बना देता हूँ, क्योंकि फिर वो नहीं, ऊपर दिखाई देगी कि अंजना मैम है। प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोग को, नमस्कार, प्रणाम जी सर, नमस्कार। प्रणाम मैम। जी प्रणाम मैम वो IVF वाले पेशेंट का ना, वो उसने जी। कल लिया अरे वाह, जो IVF। कांग्रेचुलेशन। अरे वाह, मजा आ गया। हाँ मैम, आपको भी 27 तारीख को उसने करा था जी लेकिन मैम ये लोगों का ना, पहले अरविंद सर ने उस दिन बात किया था ना, फिर आपने जो पकड़ा केस को, तो जी क्या मतलब ये बंद कर दिया उसने। जी जो अपनी चल रही थी ना, स्वर्ण प्रिपरेशन चल रहा था, वो सब बंद कर दिया उसने। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, उसका काम हो गया ना, हम लोग की क्या किया दुआएं जाएगा। लगती है ना जी। हाँ काम तो हो गया मैम, बस्ती जो बस आपने ठीक, करवाया, बस्ती से बहुत उसे लाभ हुआ। और वो अपना नहीं आ रही सर, यहाँ आपकी चली थी, आवाज शोध नहीं। का भी लगातार आयुर्वेदिक दवा। हाँ जो पर्पज के लिए आए थे, वो पर्पज उनका सॉल्व हो गया। ठीक ना। हाँ बस इतना लेकिन हमारा जो हम लोगों का मुद्दे, जी हम लोग का हम लोग का, उद्देश्य। लेकिन मैम अभी तो बहुत लंबा सफर जाना है इनको, तो इनको क्या दवाइयाँ बंद करनी चाहिए। सर अब देखिए, ऐसा होता है ना, आप जबरदस्ती भी नहीं कर सकते ना। अगर पेशेंट का, जैसा पेशेंट का अपना मन है या उसका मन उधर ज्यादा है, तो फिर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। और ये वो मानेगा भी जरूर कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आया तो कुछ ना कुछ उसको उसका फायदा जरूर मिला है। अगर वो लेना चाहता है, मॉडर्न की ही मेडिसिन लेना चाहता है, तो वो उसका अपना मन है। एक बार आप उससे पर्सनल पे बात कर लीजिए कि हाँ हम, अगर उसको लगता है कि हाँ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन, गर्भ संस्कार की बात करिए थोड़ा सा, हम लोग गर्भ संवाद करते हैं, गर्भ संस्कार की बात करते हैं, अगर उसका थोड़ा सा भी मन इस तरफ से होगा तो हम उसकी हेल्प कर पाएंगे। लेकिन हम जबरदस्ती थोपने नहीं चाहेंगे, और हम उसको एक बार फ्री करना लेकिन चाहेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि उनको कम से कम एक बार आके अंजना मैम को थैंक्स तो बोलना चाहिए, और अपना कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए अंजना मैम को। एक छोटा सा कुछ भी दे, टॉफी भी दे, लेकिन गिफ्ट तो जी जरूर देना चाहिए सर, अंजना मैम आप सबसे पहले आप है सर, आपने ही सबसे पहले हम लोग को सबको जो है यहाँ इकट्ठा किया, और आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया। हम लोग का जो युक्ति है, चिकित्सा का एक हमारा जो मेथड है, वो सब आपने बहुत अच्छे से चेंज किया सर। इसका सारा का सारा श्रेय आपका है। और अरविंद जो सर, भी पेशेंट अरविंद मिलते हैं सर वो की सब हमें कोशिश बहुत सही जी होती है। जी पहले दिन ही सर ने बोला था कि आप चाहती क्या है, बस हमसे जी टेम्परेरी इलाज। जी जी, बहुत अच्छा लगता है सर जी। हाँ ठीक है, पेशेंट अब का बस अपना उनको मन है। ये देखिएगा कि मासानुमासी मेडिसिन देना पड़ेगा कि गर्भपात ना हो जाए। सर ये इसी चीज की तो मैम बात कर रही हैं, इसी चीज को तो मैम बात कर रहे हैं, लेकिन वही है ना सर कि मैंने लेकिन अभी काउंसलिंग करिए कि ये आपको ना ऐसे अपना काम करके छोड़ दीजिए, इनको बोलिए कि आपका स्त्राव ना हो जाए, गर्भस्राव ना हो जाए। नहीं ठीक है, बढ़िया है, ठीक है सर। जी सर मैं नमस्ते सर, सभी को प्रणाम सर। हाँ नमस्ते, प्रणाम सर, बोलिए। सर वो पेशेंट को बोल दो कि ज्वाइन कर ले फिर उसकी सर। ठीक है, उनका नाम बताइए, मैं ये कर दूंगा। वीडियो ऑन करने सुभद्रा को चौधरी करके, सुभद्रा चौधरी करके है सर। वो ठीक है, वीडियो ऑन करने से दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ 77 आज बहुत ज्यादा लोग आए। ठीक है सर, मैं उनको बोलता हूँ, अभी मैंने उनको ज्वाइन करने के लिए बोला नहीं है सर, आपकी परमिशन के लिए बोल देता हूँ फिर। हाँ बोल ज्वाइन दीजिए जी। ठीक है सर। प्रणाम सर, मैं डॉक्टर शिकेश बोल रही हूँ।
हाँ जी, आप कहाँ हरियाणा में प्रैक्टिस करती है ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर। आज एक पेशेंट मैं भी लेके आई हुई हूँ, उसने ज्वाइन भी कर लिया। अगर आप कहें नाम तो बताइए, एक नाम बताइए। हरीश नाम से है, हरीश नाम से। उनको वीडियो ऑन करने को बोलिए तो मुझे दिखेंगे, तो मैं स्पॉटलाइट करूंगा। एक सेकंड सर। हाँ, मुझे दिख गए। हाँ जी सर, वो हरीश नाम से ज्वाइन है। हाँ, इनका केस टेकिंग कौन करेगा? अनुप्रीता शिंदे मैम आप करेंगी? सब लोग को केस टेकिंग तो करने आना चाहिए। हम, ये एक आर्ट है केस टेकिंग करना। पूजा कुला जी आप करेंगी? डॉक्टर मनोज जी आप करेंगे केस टेकिंग? डॉक्टर कन्वल देओल जी, कोई तो केस टेकिंग करिए कृपया। मीनल गुप्ता जी, आप लोग अपने अपने क्लिनिक में करते हैं, यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करना और सब लोग सुनेंगे, बहुत मजा आता है। डॉक्टर शिवानी जी, केस टेकिंग करेंगी आप? कोई भी नहीं बोल रहा आज। अंजना मैम आप ही कर दीजिए, या विभा मैम आप ही कर दीजिए, ये लोग करना ही नहीं चाहते हैं केस टेकिंग। सर मैं कर रहा हूँ सर। ठीक है, आप करिए शुक्ला जी। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम हरीश है। जी हरीश, एज क्या होगी आपकी? 39। ओके। अभी परेशानी क्या हो रही है आपको, मेन कंप्लेंट? सर मेन परेशानी मुझे एक तो कॉन्स्टिपेशन रहता है। नहीं और मतलब कि कॉन्स्टिपेशन अगर जिस दिन ना भी हो। स्टूल हार्ड होता है क्या आपको? नहीं, स्टूल हार्ड नहीं होता मेरा। हाँ, फिर क्या होता है, कैसा होता है बताइए? बदबूदार होता है। अच्छा, लैट्रिन कितनी बार होती है, बाउल कितनी बार? सिंगल टाइम होता है। ओनली सिंगल टाइम है। उसमें चिकनाहट आती है क्या? नहीं, चिकनाहट भी नहीं होता। ओके। अभी स्टूल क्या हार्ड होती है? स्टूल ना तो हार्ड होता, सेमी रहता है सर। जी ओके, सेमी रहता है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा क्या दिक्कत होती है आपको? सर मेन प्रॉब्लम है, मैं मतलब हल्का फुल्का भी अगर मीठा खा लूं हाँ हाँ। तो बहुत ज्यादा गैस में बदबू हो जाती है, बहुत ज्यादा। अच्छा, फाउल स्मेल आता है। हाँ। अच्छा, बेल्चिंग भी आता है, डकार भी आता है आपको? नहीं, डकार इतना नहीं आता। हाँ हाँ। अच्छा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ही होती है। अच्छा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। तो क्या मतलब कि पेट में दर्द वगैरह भी होता है, हल्का फुल्का मीठा दर्द वगैरह? कभी कभार। कभी कभार होता है। और यदि आप स्वीट नहीं लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती? स्वीट नहीं लेता तो कम प्रॉब्लम होती है, कभी हाँ हाँ। कभार होती भी नहीं है। बट स्वीट के अच्छा बाद इतना ज्यादा हो जाती है वो प्रॉब्लम के बियर करना मुश्किल हो जाता है मेरे खुद के रोना लिए। काहे रोए लगले, रो के सुतबे। मैं अच्छा। किसी के पास काहे भी रोए लगला? बैठने लायक नहीं ना रहता, रो जिससे ना कि रो। मेरे को मतलब बड़ा अजीब मेंटली प्रेशर हो जाता है ना दिमाग पे कि ये तो क्या गलत सा काम हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए जैसे कि अगर आपने एम्प्टी स्टमक है मान लीजिए, हाँ जी। तो कभी क्या गैस ट्रबल होता है आपको, मतलब पेट फूलना वगैरह या डिस्कम्फर्ट वगैरह? नहीं, एम्प्टी स्टमक में कुछ नहीं होता। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब कि नहीं मतलब भोजन का? आप एम्प्टी स्टमक से मतलब आपका सुबह सुबह की बात ही कर रहे हैं ना, फ्रेश हाँ, होने के बाद? सुबह में या भोजन के 2 या 3 घंटे बाद या इस तरह से? हाँ, तो मतलब खाना खाने के बाद काफी ज्यादा हो जाए, टाइम हो जाए, हम्म। तो उसके बाद भूख तो लगती है, तो उस वक्त क्रेविंग होती है भूख की अचानक से। अच्छा, हम्म। मतलब भूख आपको प्रॉपर अच्छे से लगती है ना? हाँ, भूख लगती है मुझे। ओके ओके। और तो मीठा खाने का मेरा बहुत ज्यादा मन करता है। हम्म, तो भोजन क्या चबा चबा के करते हैं कि बहुत फास्ट करते हैं भोजन आप? नहीं, भोजन मैं प्रॉपर चबा के ही करता हूँ। अच्छा, भोजन के तुरंत बाद पानी वगैरह तो बहुत ज्यादा नहीं पीते आप? नहीं सर, भोजन के तुरंत बाद बिल्कुल पानी नहीं पीता। और एक मैंने हाँ चीज जो नोट की है, हाँ। भोजन के एक लगभग आधा एक घंटे के बाद मुझे एसिड हम्म। बनना लग जाता है। अगर मैं पानी पीऊं तो वो एसिड और ज्यादा बनता है, अच्छा, इसलिए छाछ पी लेता हूँ। गले में जलन होती है?
गला मेरा सेंसिटिव है अच्छा और गले तक भी एसिड रिफ्लेक्स होता है कई बार। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। आपको थोड़ी सी मतलब इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, और बताएं और इसके अलावा कोई दिक्कत? मैंने कई बार जैसे ये कोविड के टाइम पे ज्यादा तो चेक किया, जब ऑक्सीजन मीटर लेके आए ना, हाँ हाँ। मेरी ऑक्सीजन तो प्रॉपर रहती है बट हार्ट बीट कम रहती है। कितना रहता है? लगभग 50-60 के बीच बीच में। हमेशा? हाँ रेगुलरली। 50 और और 60 के बीच में? हाँ अच्छा। और जो मेन मुझे देखने में आया, छाती के एकदम बीचों बीच, जहाँ हाँ हाँ पर चेस्ट खत्म होती है एकदम बीचों हाँ बीच, हाँ। वहां पर कभी कभार जब भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो वहां पर सबसे ज्यादा पहले पेन होता है, पेनक्रियाज वाली जगह पर। पेनक्रियाज नहीं, तो स्टर्नम के नीचे बात कर रहे हैं। हाँ तो मतलब पेन किस समय होता है, जैसे मतलब भोजन करने के बाद या वैसे एम्प्टी स्टमक? हाँ भोजन करने के बाद ही होता है कभी कभार, कभी जैसे ज्यादा हैवी कर लिया तब। चलें अच्छा ठीक है। अच्छा बाकी नींद वगैरह आती है, यूरिन में कोई प्रॉब्लम, पेशाब में जलन वगैरह? पेशाब का सर जैसे जिसका डाइजेशन वीक हो जाता है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है ना उसकी, तो मेरी सेंसिटिविटी को मैंने चेक किया, जब भी मैं पानी से हाथ धोता हूँ तो उसी वक्त अगर मतलब यूरिन का प्रेशर नहीं भी होता तो अचानक से हो जाता है। और दूसरा मतलब नहाने के टाइम पर अचानक से जब यूरिन का प्रेशर बनता है तो उस वक्त कभी कभार जलन होती है। अच्छा। कभी कभी मतलब कि रेगुलर नहीं होता, कभी कभी होता है ना? कभी कभार, जैसे कि महीने में 1-2 बार। हाँ तो लगता है आपकी पित्तज प्रकृति है। बहुत गुस्सा तो नहीं आती आपको? आता है सर। तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अच्छा नींद वगैरह तो अच्छे से आती है? नींद का अभी तो अच्छे से आ रही है, पीछे मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी, टिनिटस की प्रॉब्लम हुई थी इस कान में। सोने के टाइम पर नहीं था प्रॉब्लम, जब भी रात को जैसे 2-3 बजे मैं बाथरूम के लिए जाता था, उस टाइम पर उठने के बाद जब सोने को जाता था तो सोने के साथ ही एक बज की आवाज सी फील होती थी इसमें, हल्का हल्का बहुत ज्यादा। उसको मैंने मतलब यहाँ पर मसाज करने का किसी ने बताया था, तो उसके बाद कंट्रोल हुई है काफी। अच्छा अभी तो प्रॉब्लम नहीं होती ना ये? नहीं अभी नहीं है प्रॉब्लम, अभी मतलब बिल्कुल खत्म है ऐसी बात भी नहीं है, कभी कभार होती है अभी भी। ये लगभग 3-4 बजे के बाद जब मैं उठता हूँ तो हल्का फुल्का फील होता है, बिल्कुल हल्का फुल्का। और वो भी जब होता है जब या तो मेरे कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा हो या कभी ज्यादा मुझे जुकाम की प्रॉब्लम हो जाए। अच्छा एक और मेन क्वेश्चन है कि आपका जो भोजन का टाइमिंग है वो फिक्स है कि कभी 1 घंटे पहले ले लिया, कभी 2 घंटे बाद ले लिया, कभी कोई फिक्स टाइम है आपका? नहीं फिक्स टाइम नहीं है सर। हाँ तो यही गड़बड़ है ना आपका। फिक्स टाइम इसलिए भी नहीं है। हाँ फिक्स टाइम का मतलब कभी कभार भूख ही नहीं होती उस टाइम पे, जिस टाइम पे रेगुलर खाना खा रहे हैं। हाँ एक्चुअली क्या है ना, आपने कभी टाइम बनाया नहीं इसलिए ऐसा हो रहा है। आप जब आप टाइम बना लेंगे अपना भोजन का तो फिर वो उस टाइम भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। टाइम बनाने के बाद भी जैसे कभी जैसे होता है ना, सुबह सुबह फ्रेश नहीं हुए तो वो फील नहीं आता बिल्कुल भी, और फ्रेश होने का टाइम नहीं बन पाता। सुबह रेगुलरली 7 या 8 के बीच में फ्रेश हो रहा था, अचानक से किसी दिन कॉन्स्टिपेशन हो गया और वो फिर 9 बजे तक भी नहीं हुआ, 10 बजे तक भी नहीं हुआ, उसके बाद फिर 11 बजे खाना खाने को मन किया, तो ये सिस्टम कॉन्स्टिपेशन की वजह से बिगड़ जाता है। ओके ओके ठीक है, बहुत समस्या नहीं है आपकी। और किसी वैद्य को पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर बहुत समस्या बिल्कुल भी नहीं है, मैं भी मानता हूँ, और मतलब ठीक है, बट जो ये स्मेल वाली प्रॉब्लम है
ये मेरे लिए एक क्रूशियल सी सिचुएशन आ गई। हाँ, नहीं ये ठीक हो जाएगा आपका, इसमें कोई समस्या ज्यादा नहीं है, ठीक है। आपको हेलो, स्मेल से मुझे लगभग 10 साल हो चुके हैं। मेरे जो काम स्मेल आ क्या रही करते हैं आप? हेलो, आप काम क्या करते हैं? है, मैं शॉपकीपर हूँ जी। सिटिंग का काम है आपका ज्यादा? हाँ, लगभग ज्यादा सिटिंग का ही काम रहता है मेरा। बट मतलब आज के टाइम पे सुबह और शाम दोनों टाइम मिनिमम से मिनिमम आधा घंटा तो चल के आता ही आता हूँ, बल्कि 1 घंटे तक भी चलता हूँ। पसीना बहुत कम आता है मुझे, पसीना आता ही नहीं है लगभग। अब वेग धारण करते हैं क्या हरीश जी? मतलब जब मूत्र का वेग आए या बोलते हैं ना मोशन का वेग आए, तब जाते हैं क्या टाइम पे, कि आप रोक लेते हैं किसी काम की वजह से? नहीं, रोकता नहीं हूँ बिल्कुल भी मैं। नहीं रोकते हैं ना बिल्कुल? नहीं। आपने कभी यूरिन या स्टूल टेस्ट करवाया अपना? स्टूल टेस्ट एक बार करवाया था, मुझे ध्यान है, काफी टाइम हो चुका, लगभग 2-1 साल हो चुके हैं। उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। यूरिन टेस्ट कभी कराया, कल्चर वगैरह? कल्चर नहीं करवाया मैंने। मुझे लगता है ई कोलाई एक बार आप रूल आउट करा लो। पहले कोई बीमारी हुई है, कोई बुखार या कुछ ऐसे, कुछ टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू कुछ? तो हाँ, टाइफाइड और मलेरिया दोनों एक साथ हुआ था मुझे, लगभग आज से कोई 6-7 साल पहले। और ये 10 साल से प्रॉब्लम है ये जो है? ये प्रॉब्लम मुझे काफी टाइम से थी कॉन्स्टिपेशन की, तो 10 साल से रेगुलरली देख रहा हूँ मैं। गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जबरदस्त बनी हुई है, और ये अब रिसेंटली तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। कभी फास्ट किया आपने, व्रत रखा है कभी? हाँ, फास्टिंग की है। फास्टिंग के दौरान आपने नोटिस किया कि ये थोड़ी बेटर हो रही है या नहीं हो रही? फास्टिंग मैडम मैंने इतना भी किया है कि 15 दिन तक मैंने इसको करके देखा फास्टिंग को। अनाज नहीं खाया था, उसके बावजूद भी शाम को भी ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती थी। सुबह से लेके और शाम तक ओके होने के बावजूद भी शाम को एकदम से गैस में स्मेल आनी शुरू हो जाती थी। शाम को आप क्या खाते थे फास्ट में? फास्टिंग में मैं लगभग लिक्विड लेता था, और शाम को सब्जी वगैरह ले लेता था। अच्छा। उबली हुई सब्जियां। रात का खाने का टाइमिंग क्या है आपका? रात का डिनर का क्या है, कितने बजे? डिनर का टाइम मेरा लगभग 8 बजे तक कर लेता हूँ मैं। अच्छा, 8 बजे। आपने कुछ बताया कि मीठा खाने से कुछ होता है, वो थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे? मीठा खाने से मेरी मतलब स्मेल इतनी ज्यादा बढ़ जाती है मीठे में। इवन मैं फ्रूट भी कोई मीठा ले लूं, चीकू, पपीता, या फिर कुछ भी मीठा, इवन जो ये होती है दाख होती है, मुनक्का दाख, खजूर, कुछ भी मीठा खा लूं मैं, उससे ही हो जाता है। और दूध भी। वेजिटेरियन है आप? कभी आपने डीवर्मिन किया था क्या? क्या मैडम? डीवर्मिन किया था? कीड़े की दवा ली कीड़े है की कभी? कीड़े की दवाई ली थी क्या? कीड़े मारने की दवाई तो नहीं ली मैडम, लेकिन कॉन्स्टिपेशन से लड़ने के लिए एक बार प्रॉब्लम ये की थी कि जो नेचुरोपैथी की जो थेरेपी है, हाँ। वो ली थी, और वहां पर सर्टिफाइड नहीं था वो बंदा, बाद में पता लगा मुझे। और चाय वगैरह की आदत कितनी रहती है आपके? आप शॉपकीपर हो तो वो आदत कैसी है, कितनी बार लेते हो दिन में चाय वगैरह? मैडम दूध तो टच ही नहीं कर सकता, अगर दूध पी लिया तो उसका मतलब है कि गैस की बदबू बहुत ज्यादा हो जाएगी। कभी शरीर पे कभी शरीर पे चत्ते या रैशेस हुए हैं क्या? रैशेज तो मुझे सुबह और शाम 2 टाइम तेल लगाना पड़ता है शरीर पर। अभी जो मौसम बदल रहा है इसकी वजह से बहुत ज्यादा खुजली आती है। क्या नहीं, वो खुजली की बात नहीं कर रहे हैं, वो रैशेस की बात कर रहे हैं। मतलब कुछ दाने वगैरह कुछ हुए हैं क्या आपको? हाँ, दाने तो होते हैं, जैसे लाल लाल से दाने होते हैं। हाँ जी। आप उस वेजिटेरियन टाइप के है? दाने। वेजिटेरियन है आप बिल्कुल, या नॉन वेज भी खाते हैं? 100% वेजिटेरियन। सिगरेट स्मोकिंग है, टबैको, च्यूइंग वगैरह, तंबाकू वगैरह? बिल्कुल भी नहीं मैडम, टच भी नहीं करता। अच्छा। लिवर कभी एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराया है? लिवर देखा है आपने, कहीं लार्ज तो नहीं है?
इन्वेस्टिगेशन लिवर कराई अल्ट्रासाउंड कभी? करवाया है, लिवर अल्ट्रासाउंड करवाया है, अनलार्ज बिल्कुल भी नहीं था। फैटी हाँ जी, फैटी लिवर तो नहीं था? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, फैटी लिवर बिल्कुल भी नहीं आया। और वैसे लिपिड प्रोफाइल वगैरह ठीक है? इन्वेस्टिगेशन कराई होंगी आपने? मैंने बहुत पहले करवाई थी, और मैं मतलब ये मानता हूँ कि ये जो टेस्टिंग वेस्टिंग होती है इसमें कई बार पूरी तरह से मिसगाइड कर देते हैं। नहीं नहीं, आपने ज्यादा कोई कराई है, प्रॉब्लम मेरे उसकी को रिपोर्ट में कुछ आई क्या? बस आप ये इतना ही शेयर कीजिए कि आपने कभी नहीं, कराया कुछ भी है। नहीं, और कुछ भी नहीं आया। एक दो बार करवाया, कुछ भी नहीं आया। मेरे एक बार किडनी का था, उसमें स्टोन आया था। नेक्स्ट टाइम जब मैंने 1-2 साल बाद करवाया तो वो स्टोन भी नहीं आया था। जंक फूड लेने का आदत है क्या आपका? ऐसा कुछ जंक फूड खाते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कभी उल्टी जैसा लगा है क्या, वॉमिटिंग जैसा, ऐसे कुछ ये तकलीफ के साथ साथ? हाँ, ये तो हुआ है मेरे साथ। पीछे बैकग्राउंड में अगर मैं हिस्ट्री बताऊं मेरी, तो जैसे जैसे कभी कभार, जैसे 1-2 बार मैंने नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट ली, और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के जस्ट 5-7 दिन बाद या 10 दिन बाद मुझे बाहर जाना पड़ गया। तो उस टाइम पे मुझे उल्टियां लग गई थी, और मेरी कंडीशन मतलब नॉर्मल से और ज्यादा वर्स्ट हो गई थी। अच्छा, खाने में आपने एक आप चीज क्या और बताई थी कि आपके छोले वगैरह खाते हैं क्या? छोले, छाती के पनीर आसपास ऐसा? दर्द और इस तरह कुछ बताया था आपने कि एपिगैस्ट्रिक एरिया में पेन, और कभी छाती भरी भरी है, दर्द, ऐसा कुछ होता है क्या? उदाहरण एक बार सर, जैसे पैनक्रेटिक अटैक होता है ना, सांस लेने में भी एकदम से दिक्कत हो जाती है कई बार। ऐसा अटैक आया था मेरे। मैं मतलब पार्टी में गया हुआ था कहीं पर, और मैंने चाउमीन और कोल्ड ड्रिंक इकट्ठी ली थी। उसके बाद बहुत छोटा होता था मैं उस वक्त। उसके बाद मेरे पैनक्रेटिक अटैक आया, जिसमें कि मुझे सांस नहीं लिया जा रहा था। उसके बाद नॉर्मल है, दोबारा कभी नहीं आया वो। नहीं आपको, हेलो, हाँ जी, वो कैसे पता चला कि वो पेनक्रियाज का ही पेन था? मतलब आपने कैसे डिसाइड किया उसको पेनक्रियाटाइटिस था या क्या था? वो डॉक्टर ने बोला था मुझे कि आपके अचानक से जैसे जो पेन आया है, हाँ हाँ, वो पेन आगे से बीचों बीच से, छाती के एकदम बीचों बीच से आके और पीछे तक गया था। छाती के एकदम लॉक हो जाती है जैसे छाती ना, ये एरिया जो पूरा पूरा लॉक हो गया था। और सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, इतना ज्यादा। बट आपकी मतलब सोनोग्राफी नॉर्मल थी ना? आपने कहा सोनोग्राफी में कुछ नहीं था ना पैंक्रियास रिलेटेड? अभी इस टाइम पे कुछ भी नहीं है। तो ये पहले की बात है इसका मतलब? तो ये तो आप रेट्रोस्टर्नम पेन की बात कर रहे हैं ना? मतलब जो एक बीच का जो स्टर्नम, मतलब जो हमारा चेस्ट का बड़ी हड्डी, हाँ, बड़ी जो हड्डी होती है उसके बीच की बात कर रहे हैं ना दर्द की? तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है आके जो जुड़ती भी। है। हाँ जी सर, अपने हाथों से फिर बता दीजिए कहाँ से कहाँ दर्द हो रहा था, तो अंदाजा लग जाएगा। जहां से पसलियां बिल्कुल बिल्कुल स्टमक और पसली का जो एकदम एरिया होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर से पूरी छाती। एपिगैस्ट्रिक पेन। स्टेट ऑफ माइंड आपकी कैसी रहती है? आप खुश रहते हैं जनरली, या आप खुश नहीं रहते हैं? जनरली क्या हुआ मैडम, 1-2 बंदों ने मेरे साथ समझ लो कि धोखा कर दिया था। तो उस वक्त मेरे जैसे कहते हैं ना, इमोशनली बहुत ज्यादा खराब हो गया था मेरा हालत। उसके बाद नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं। वो 1-2 बार हुआ। नींद गहरी आती है आपको? आप जब सोते हैं तो अच्छी नींद आती है या नींद टूटती है, कैसे? नींद टूटती है, मतलब 1-2 बार तो नींद टूटती है। और मतलब नींद में सपने वगैरह आते हैं ऐसे, या दिन भर का चीज जो किया है वो दिखाई, मतलब महसूस होता है, या नॉर्मल जैसे? नॉर्मल सपने आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में हुई थी दिक्कत, तो ये एक मेडिसिन है मेधावटी, गुड, वो ली थी मैंने। अभी प्रेजेंट में भी आपकी ये मेधावटी चल रही है शायद? मेधावटी का क्या रहता है आपने 10 सालों में क्या क्या दवाइयां थायराइड की भी हिस्ट्री दी थी ना अभी?
हाँ, थायराइड मुझे मतलब डिटेक्ट हुआ था थायराइड, तो मैंने थायराइड की गोली लेनी शुरू की थी, बट उसके बाद डॉक्टर शिकेश ने जो मुझे बताया, कौन सी दवाई थी, आयुर्वेदिक मेडिसिन थी कोई, हाँ, थायरोकाम करके आयुर्वेदिक ये वैद्य रत्नम की हाँ, मेडिसिन दी थी आपको। वो कुछ टाइम तक लेने के बाद फिर बंद कर दी थी मैंने, थायराइड की गोली नहीं ले रहा मैं, बट मेरा गला सेंसिटिव है थोड़ा, मैं कुछ भी ज्यादा जोर से बोल लूं किसी के साथ या गुस्सा होके बोल लूं 5-7 मिनट में तो गले में दर्द हो जाता है। विशुद्धि चक्र थायराइड भी रहेगा। anyway, आपने 10 सालों में मेडिकेशन क्या क्या लिया, आप कुछ गाइड कर सकते हैं? कुछ आपको ध्यान है, आपने एलोपैथिक लिया है या आपने आयुर्वेद लिया है, क्या लिया होगा? हमेशा से आयुर्वेद ही ले रहा हूँ, और आयुर्वेद में भी मैंने 2-3 बार नेचुरोपैथी करवाई है। आयुर्वेद में नेचुरोपैथी तो नहीं होती है, लेकिन नहीं आपने जो ओरल इन्होंने ना नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट लिया है मैम, और करीबन मतलब 15 से 20 दिन ये ऐसे नेचुरोपैथ के सेंटर में जाके, इनकी हिस्ट्री में जो मैंने लिया था, तो वहां पर इन्होंने एनीमा लिया है, नीम पत्र एनीमा देते हैं वहां पे लोग, और वो एनीमा इन्होंने 10 to 15 डेज लिया है रेगुलर में, कॉन्स्टिपेशन के चलते हुए इन्होंने ये एनीमा लिए हैं, और उसके बाद ये थोड़े टाइम के लिए ठीक भी रहते हैं, फिर उसके बाद यही सिचुएशन इनकी दोबारा बन जाती है। तो इन्होंने ओरल क्या खाया, ओरल मेडिकेशन क्या खाया? सिम्टोमेटिक लिया मैम सारा, जब भी इनको मतलब खांसी जुकाम होता है तो आंव का पाचन करके इनको लक्ष्मी विलास रस और यही अपने सीतोपलादी और इनके योग देते हैं। मतलब डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करके दिया है या अपनी मर्जी से खा लेते हैं? कंसल्टेशन करके दिया है, इनकी जो मैंने पहले वाली रिपोर्ट्स देखी है वहाँ सिरसा में जो भी डॉक्टर रहते हैं उन्हीं के कंसल्टेशन में इन्होंने लिया है सारा का सारा। अच्छा, अपने आप से कभी कुछ नहीं लिया, जहां तक मतलब इन्होंने अपनी जो हिस्ट्री दी थी कभी, लेकिन हाँ ये काफी नेचुरोपैथ के सेंटर में, कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास बहुत गए हैं। ठीक है मैडम, एंडोस्कोपी करवाया था क्या कभी इसको? एंडोस्कोपी रिकमेंडेड था ना उस पेपर के अंदर, आप एक बार हिसार से करवा के आए थे शायद? करवाया था, एक बार करवाया था। नॉर्मल था, उसका रिपोर्ट नॉर्मल था। हाँ, बहुत पहले की बात है ये भी। अच्छा, आपने स्टूल टेस्ट करवाया था ना सर? स्टूल टेस्ट स्टूल टेस्ट करवाया था, मेरे पास रिपोर्ट मिल जाएंगी, मैंने मतलब ज्यादा मुझे ध्यान भी नहीं है, यादाश्त क्योंकि गेस्ट मैं बोलूं जी। बट उसमें स्टूल टेस्ट जब आपने कराया था तो कुछ निकला था उसमें, मतलब कोई ऐसा कुछ रिपोर्ट में आया था स्टूल में कुछ? नहीं, मेरे ख्याल नहीं आया, फिर भी मैं दोबारा चेक कर लूंगा सर। आप 3 दिन तक लगातार सैंपल दें, कई बार अवम स्टेट में होता है तो नहीं आता एक सैंपल में। आप अच्छा, 3 दिन लगातार सैंपल दें और एक बार यूरिन का भी कल्चर कराएं। कल्चर करा दें, सही। स्टूल कल्चर और यूरिन कल्चर दोनों? यूरिन कल्चर, हाँ जी। सर इनकी हिस्ट्री में ना एक और चीज थी कि इनको शॉक लगा था, इलेक्ट्रिक शॉक, ये शायद 2002 की बात है, तो उस टाइम पे जब इनको लगा था 2002 या 2005 कुछ, क्या टाइम था आपका? तो उसके बाद इनका वेट लॉस बहुत हुआ था, तो नियर अबाउट शायद ये 2006 एक बार अपनी जुबान दिखा दीजिए ना सर। हेलो, ठीक है। और आंखों को जरा नीचे की तरफ खींचिए ना, जरा आंखों को देखना, अगर आप दिखा सके। हाथ से, अपने हाथ से जरा ऐसे करिए, ऐसे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। मैं लाइट में करके दिखाऊं आपको, मतलब पूरी तरह से दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है। पाइल्स की कोई तकलीफ? हाँ मैडम बोल रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए। कॉन्स्टिपेशन से कभी पाइल्स वगैरह हुआ है क्या, या पाइल्स की कोई शिकायत? पाइल्स टाइप की चीज तो है सर, मतलब वो मुझे भी नहीं पता कि क्या है, लेकिन है थोड़ा सा ना नीचे की साइड, मतलब गुदा की साइड में कभी कभार साइड वाली जगह पर कुछ हल्का सा बाहर निकला हुआ होता है, फूला हुआ होता है।
और एक मस्सा है। कभी रक्त गया है उसमें, मतलब कभी ब्लीडिंग? नहीं, ब्लड नहीं हुआ कभी। टैग होगा वो शायद, सेंटिनल टैग। सेंटिनल टैग होगा। हाँ टैग होगा। और बटक्स पे जैसे वो बगंदर होता है क्या, जो हल्का सा मस्सा निकल आता है? बटक के किनारे पे है। हाँ, जैसे बटक गुदा के बाजू में है एकदम क्या? थोड़ा सा बाजू में एक मस्सा निकला हुआ है, लगभग मटर के दाने जितना। वो कभी कभार तो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, और कभी नॉर्मल जब पेट बिल्कुल साफ रहता है तब ढीला रहता है वो। फिस्टुला बन रहा हो, ठीक। आई थिंक फिस्टुला कहते हैं उसको, मैंने एक बार चेक किया था उसको। तो उसमें पस आता है क्या? आपको पेन होता है कभी कुछ? कितने दिन से बता रहे हैं आप इसमें? ये सर काफी टाइम से है मेरे, लगभग 5-7 साल से मैंने नोट करना शुरू किया है। ये है 5-7 साल तो आराम से हो गए, 10 साल ही हो इसमें गया। तो ऐसे होगा ना कि उसमें आपको 2 महीने 3 महीने बाद उसमें पेन होगा, और बस मतलब कुछ ना कुछ पानी निकलता होगा उसमें। नहीं, कुछ भी नहीं, मस्सा टाइप में ही है। मोशन पे जब जाते हैं तो जोर लगाते हैं क्या? मतलब 2-3 बार ऐसा जोर लगा के ऐसा करते हैं टॉयलेट, या फिर नॉर्मली हो जाता है? नॉर्मल ही करता हूँ मैं। सुबह सुबह मेरे को 3-4 गिलास पानी पीना पड़ता है, उसके बाद मोशन क्लियर होता है, और वो भी उकड़ू बैठ के। और कभी कभार ऐसा भी नहीं हो रहा तो फिर मुझे लगभग 1-2 घंटे में चल के आता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से मोशन होता है बहुत देर बाद। कई बार तो 12 बजे होता है मोशन। खाना वगैरह खा लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद मतलब दोपहर में होगा, कभी कभी शाम को हो जाएगा। मोशन का टाइमिंग सेट नहीं हो पा रहा। सर इनकी अग्नि ही डिस्टर्ब लग रही है मुझे, मतलब जो इनकी अभी तक हिस्ट्री जो ग्रहणी कला पे ही काम करना पड़ेगा इनका, कफदृष्टि और ग्रहणी कला पे काम। और अग्नि भी, मतलब मुझे ग्रहणी दोष ज्यादा लग विषमासन। रहा है इसमें। तो सर फिस्टुला नहीं है सर, फिशर होगा इनको। फिस्टुला नहीं है, फिशर होगा। सेनेटाइल टैग जो होता है, वो टैग जो होता है वो इनको वाकई फिस्टुला अर्श नहीं मैम। होता है, हाँ फिस्टुला है होता भी है। नहीं। और इस इन्होंने एक फिस्टुलरी फोटो फिशर दिखाई की थी हिस्ट्री है मुझे, इनकी। जो फोटो इन्होंने दिखाई थी उसमें मासा अंकुर जो रहता है वो चीज है, मतलब जैसे कई बार वार्ड्स नहीं हो जाते साइड में, वो चीज है। इनको फिस्टुला नहीं है ये। पित्तज ग्रहणी होगी शायद। ग्रहणी भी पित्तज होगी, ग्रहणी। और इनको कफ भी इन्वॉल्व है, कफ की भी चिकित्सा करनी पड़ेगी इनको। का स्रोत्र तो अवरोध भी है इनको। हाँ, आम के कारण वो लगेगा वो क्लेद भी है, और इनको इसकी पसीना वजह भी से नहीं आता है। हाँ, दुर्गंधी। हाँ जी। आपको शादी हुई है क्या? हाँ, शादी हो गई ना, 2 बच्चे हैं। ठीक है। नहीं, आपकी मिसेज को कोई पेशाब में जलन या इस तरह का कोई इन्फेक्शन चलता रहता है क्या? हाँ, है उनके। तो वो तो आपका तो वो जो यूरिन में बता रहे हैं वो तो वहां से भी निकल के आ सकता है। ठीक है। दूसरा काम, एक और बात बताइए कि आपको क्या स्टूल हार्ड ही आता है, या 15 महीने में 20 दिन में कभी कभी आपको पतला भी हो जाता है? नहीं सर, मेरे सेमी स्टूल आता है, हार्ड नहीं होता मेरा। हाँ, हार्ड होता था जिस वक्त मतलब मैंने फास्टिंग की थी ना। लगभग 10-15 दिन तक मैंने अनाज नहीं लिया था, तो उस वक्त मेरा बड़ा हार्ड हो गया था, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो आज आप दही लेते हैं अपने खाने में? छाछ ले रहा हूँ सर। ले रहे हो छाछ? हाँ, ले रहे हो ना? कितने दिन से ले रहे हो? लगभग हो ही गया, लगभग 6-7 सब महीने हुए मेरे को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। बस यही पूछना था मुझे तो, बाकी ठीक है। अभी भी मैंने जैसे सूप पिया है रात को, तो एसिड रिफ्लेक्स होना शुरू हो गया लगभग। तो आप है ना, मेरी अपनी राय तो ये है कि आप खाना चाहे आप दिन जब भी आपको भूख लगे आप तभी खाएं खाना। ऐसे भी खानेंगे ना तो आपको वो समस्या रहेगी। तो खाना, और दिन में सोना तो होगा ना, होता नहीं होगा आपका? दिन में सोना नहीं कर पाते क्योंकि दुकानदारी का काम है ना। अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। आप खाना खाने के बाद में दिन में नहीं सोते हैं इसमें। हाँ जी। अच्छा, आपने कभी अपना विटामिन डी टेस्ट कराया क्या? जैसे विटामिन डी तो हाँ, विटामिन डी मैंने टेस्ट करवाया है। मैं धूप में जाता हूँ रेगुलर अभी,
और विटामिन डी मेरा कम रहा है। हाँ तो एक तो विटामिन और हीमोग्लोबिन वगैरह देखा आपने कभी? कितने दिन पहले कराया था विटामिन डी? विटामिन डी लगभग साल पहले करवाया था सर। हाँ तो एक रिपीट कराइएगा और विटामिन B12 भी कराइएगा आप अपना रिपीट। B12 भी करना पड़ेगा। और एक बार हीमोग्लोबिन भी देख लीजिएगा कितना है। थायराइड भी रिपीट कराइएगा आप, क्योंकि विटामिन डी और ये इसका थायराइड से एक संबंध होता है जुड़ा हुआ। तो आपको कई बार सेकेंडरी होता है विटामिन डी की वजह से ही थायराइड बढ़ा हुआ होता है, मतलब डिस्टर्बेंस होता है हल्का फुल्का। हम विटामिन डी ठीक करते हैं तो थायराइड ठीक हो जाता है। मेरा विटामिन डी भी कम रहता है, विटामिन बी भी कम रहता है। अच्छा, कभी आपको जॉन्डिस हुआ है क्या? पीलिया? हाँ, पीलिया हुआ है सर। हुआ था ना? तो आप एक बार है ना जो वायरल मार्कर है ये भी कराइएगा, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, ये जरूर कराइएगा उसमें। मैं लिख ही लेता हूँ सर फिर तो। हाँ, लिख लिए आप, ये तो जरूर कराइए। ये तो एक हमारी इन्वेस्टिगेटर तरीके से निकल के आ जाएगी साहब। ओके, मैं लिख लेता हूँ सर। हाँ। विटामिन बी, डी, विटामिन B12 और विटामिन डी 25 OHD बोलते हैं, ठीक है? हाँ जी। विटामिन D3 या विटामिन डी ओनली? विटामिन डी 25 OHD लिखिए आप इसे। विटामिन डी बोलोगे तो विटामिन डी हो जाएगी। सर आप ग्रुप में लिख दीजिए, एडवाइस कर दीजिए, वो जो मैडम विटामिन डी 25 वो कम्युनिकेट कर देंगे। ये अच्छा, वो आपके जो डॉक्टर है ना जो आपको इलाज कर रहे हैं, मैं उसे सारा लिख के भेज दूंगा और वो उनको कर लेंगे, वो बता देंगे आपको। हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है ना? और अच्छा एक बात और बताइएगा, वो थोड़ा सा ईमानदारी से बताइएगा। 100%। हाँ, कितने दिन के बाद में, मतलब आपको जो आपकी जो नींद है वो कितने दिन में, हाँ, एक महीने में, एक हफ्ते में कितने दिन डिस्टर्ब सी हो जाती है? ऐसा लगता है कि मुझे डिस्टर्ब है नींद। सर कई बार तो जैसे हफ्ते तक पूरी अच्छी तरह से नींद आती है। हाँ। और कई बार 2-3 दिन बाद अचानक से नींद डिस्टर्ब हो जाती है। नहीं, हम जो पूछना चाहते हैं कि ये एक तरीका होता है, इसको हमें पेशेंट को, एंजाइटी वाले को, इस तरीके के मरीज को निकालने का कि एक महीने में 2 या 2 से ज्यादा बार उसको नींद में डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम फिर सोच सकते हैं कि हाँ उसको हम ले सकते हैं स्टडी। फिलहाल तो सर मुझे 1 महीने से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है बिल्कुल भी। बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। मेथावटी आपने शुरू किया था, वो किस लिए किया था मेथावटी? सर मैंने शुरू किया था क्योंकि इनको एग्जाइटी काफी थी जब ये आए थे, और मेधावटी और सारस्वता रिष्ट भी इनको शुरू किया था मैंने, सारस्वता रिष्ट गोल्ड। तो उसके बाद से इनको ये सब चीजें रिजोल्व हो चुकी हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया। इनको दरअसल में जहाँ पे ये वो बता रहे हैं ना, मेरा अपना मानना है तो आके ये मुझे, क्योंकि इतना लंबे टाइम तक जितना ये बता रहे हैं हिस्ट्री, बीमारी क्या तो खत्म हो जाती है, मरीज खत्म हो जाता है, 2 में से एक चीज रहता है। हाँ जी सर, यही चीज सोच के मैंने इनको दी थी, क्योंकि जो इतनी लंबी हिस्ट्री की वजह से। हाँ, बचता है सिर्फ। मेरी बात सुन लो आप एक मिनट। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जो लॉन्ग लाइफ होती है, कुछ ऐसा। जैसे मेरे पास में कोई मरीज आया और उसने बोला कि सर 10-20 साल पहले पेट में दर्द घुट लगा था, मतलब चोट लगा था, तो वो अब आ रहा है मुझे दिखाई दे रहा है, या कुछ और इस तरीके की अनयूजुअल बताता है, तो मुझे लगता है कि वहां समस्या कम है और दूसरी जगह समस्या ज्यादा है। तो यदि हम उससे मन को ट्रीट करेंगे तो वो समस्या उसकी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो आप बिल्कुल ठीक। मन तो सर, मतलब एक तो ये कोविड आया था ना अचानक से, बड़ा उस वक्त दुखी भी हुआ था और डर भी गए थे बिल्कुल। गुड। दूसरा, उससे पहले 2-3 बार मेरे साथ धोखे हुए, उस वक्त बड़ा मन खराब हुआ। आज से कोई 3-3.5 साल पहले बड़ा मोटा धोखा हो गया था, तो बड़े मन खराब हुए हैं। तो मन की तो बीमारी आई, बीच में आई, लेकिन कंट्रोल हो गई वो तो। नहीं, आप ऐसा है, मैं मैडम से बात कर लेंगे, मतलब हमें मन पे भी उतना ही काम करना होगा जितना काम आपको जो गृहिणी पे करना होगा। जाने तो चाइना से ही ले लेगी, क्या मतलब झूठ मूठ के बार टाइम का आधे घंटे में क्या होता है? चलो टेस्ट कर लें, टेस्ट करके और एक दिन उसकी इन्वेस्टिगेट करा लें, फिर बाकी इन्वेस्टिगेशंस भी करा लीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम पूछ लेते हैं पेशेंट से, वरना फिर ये लेफ्ट करते हैं। हाँ, लीव हम कर लोग लीजिए। डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल। मैडम मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मनोज अग्रवाल, कोलकाता से। हाँ जी सर।
नमस्कार, बोल रहा हूँ कि बोल रहा हूँ कि आपका पहले जो टॉयलेट, स्टूल, यूरिन वगैरह रोकने का आदत था क्या? कम से कम 15-20 साल पहले से है आपको प्रॉब्लम? सर कभी मतलब आपका ये जो प्रॉब्लम टाइम है, पे ये जो कॉन्स्टिपेशन का जो जिस तरह का प्रॉब्लम आप बता रहे हो, इट इज फ्रॉम लॉन्ग टाइम होपफुली। बचपन से ही है सर, हाँ, मैं कॉन्स्टिपेशन वही तो बोल रहा बचपन से ही हूँ, है। मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ कि कम से कम 15-20 साल पहले से है। और जो आदत है इसमें क्या यूरिन स्टूल रोकने की आपकी कभी मैंने खेल रहे हो या बचपन से भी और मिडिल एज में भी, या कोई काम कर रहे हो तो पहले उस काम को पूरा करते हो, फिर बाद में आपको यूरिन टॉयलेट पॉटी वगैरह जाने का प्रोग्राम बनाते हो, ऐसा किया था आपने? हाँ ऐसा किया है, बिल्कुल किया है। आपने बहुत बार किया है, ये भी मैं बता देता हूँ। रात को सो रहे हो, आलस आ गया, यूरिन रोक करके सो गए, ठंडा का टाइम है, टॉयलेट नहीं जाना, बाद में जाना, ये सब आपने किया है, ये मैं बता दे रहा हूँ। हाँ किया है बिल्कुल। और इन सब कारणों से मैडम इनका जो प्रॉब्लम हुआ है, अपान वायु का बीमारगमन हुआ है, साथ में आवरण दोष हुआ है, और कफ और पित्त दोनों का ही आवरण है यहाँ पर, ठीक है ना। इनको यहाँ पर आद्यमान और अना की तरह चिकित्सा करना पड़ेगा, और कफच आद्यमान का चिकित्सा करना पड़ेगा। तो इनको खाना दावत खाने, है। इनको डकार वगैरह भी बहुत ज्यादा आती है। हाँ जी सर, ये हिस्ट्री में है इनको। हाँ, इनको अना और आदमान का पहले ट्रीटमेंट कीजिए, बाद बाकी ट्रीटमेंट सेकेंडरी पे रखिए। और मेरे हिसाब से इनको ड्रग ऑफ चॉइस में निम्बादी कषाय, और साथ में इनको जो है पटोल कटोकरोणी वगैरह दीजिए, और साथ में एरंड तेल दीजिए, और एक आपको कुछ भी दीजिए, जैसे अजमोदादी चूर्ण है या महाशंखवटी, ये क्या नाम है, महा सुदर्शन घनवटी है, इन तीनों में से दीजिए। पेशेंट को देखिए, इसको 7 दिन 10 दिन करने के बाद एरंड तेल लेकिन अभी नहीं देना है, एरंड तेल देना है 5 से 7 दिन के बाद। इस 7 से 14 दिन का ट्रीटमेंट होने के बाद इनको लेटर ऑन इनको ले जाना होगा, जैसे कि महामंजिष्ठादि काढ़ा या महामंजिष्ठादिष्ट है, साथ में रक्त शोधक के लिए सर। इसके साथ इनको विडंग आदि चूर्ण भी अगर दें तो? देखिए, कहीं पर भी अगर आपको विबंध रहता है तो आयुर्वेद बोलता है कि वहां पर सर पेशेंट को लीव कर दें। हाँ, और माने वहां पर विबंध का कारण में की वजह से आपको साथ में कृमि का उत्पत्ति हो सकती है, दैट यू कैन डू। लेकिन जो भी विडंग आदि चूर्ण देना, दैट शुड बी फॉर 7 to 10 days और 15 days, नॉट मोर देन दैट। 1 महीने से ज्यादा तो कतई नहीं। ठीक है सर। और कुछ सर एक पेशेंट से पूछना था एक चीज। हाँ जी सर, ये जो आपका ट्रॉमा जो है, जो भी आप बता रहे थे, बिजनेस में जो लॉस हुआ है, जो भी हुआ धोखा, वो कभी कभी दिमाग में ट्रिगर होता है या पूरी कंप्लीट तरह से पूरी तरह से डिलीट हो गया? क्या सर, समझा नहीं मैं। जो आपके साथ में धोखा हुआ है, वो चीज आप पूरी तरह से भूल चुके हैं या वो कभी कभी ट्रिगर करता है, दिमाग में आती है? वो रिजॉल्व कर चुका सर, उसमें कोई वो नहीं है, दिमाग में अब नहीं ले रहा। हाँ आज से काफी 5-6 महीने पहले तक तो था, अब पूरी तरह से निकल चुका है। उस बार को निकाल दिया दिमाग से। और सर ना एक चीज बताता हूँ, जो पुराने आद्यमान अना के पेशेंट होते हैं ना, उनका मज्जा व प्राण व स्रोत दूषित होता है, बाद में होता ही है, अगर वो ज्यादा दिन तक माने अनट्रीटेड रहते हैं एज पर सर डिजीज। इनका अस्थि मज्जागत तो दोष था ही, तभी ये मतलब जब पेशेंट आया था तो बहुत लीन और थीन था, मतलब टोटली जैसे कहते हैं ना हड्डियां निकली हुई। बिकॉज ऑफ विकृत वायु, विमारगमित अपान वायु के वजह से है। और जो बाद में होता है ना, बाद बाकी सारे वायु दूषित होने लगते हैं, एक वन आफ्टर अनदर, समान वायु, उदान वायु, प्राण वायु एक दूसरे को दूषित करते जाते हैं मेनली, किंतु अपान वायु सबसे लास्ट में, शुरू से लेकर लास्ट तक दूषित रहता ही है। सर अभी प्रेजेंट में जो इनका जो ट्रीटमेंट दिया ना, जैसे अभी जैसे रेगुलर में इनको छाछ देना शुरू किया था, तो उसके बाद से इनका उद्गार का प्रॉब्लम काफी कंट्रोल में है, वो चीज नहीं है इनको अभी। मैडम देखिए, ये सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, इनका मेन ट्रीटमेंट है आपको विलीन दोष से दोष को लीन में लाना है और विरेचन करा करके निकाल देना। जो आप पंचकर्म में करते हो वो काम आपको थेरेपेटिक समन चिकित्सा में के भाया करना है। Then this patient will be relieved, otherwise won't relieve. I'll do whatever you do want. This is my guarantee.
तो सर स्टार्टिंग में अभी कहाँ से शुरू करना चाहिए फिर? बस 7 से 14 दिन का इनको निम्बादि कषाय, पटोल मूलादि कषाय या पटोल कटुक रोहिणी कषाय, और साथ में आपको या तो आप महासुदर्शन या फिर आपको ये दीजिए, क्या नाम है इसका, अजमोदादि चूर्ण। अजमोदादि चूर्ण मैडम, नो अजमोदादि चूर्ण होता क्या है? 10 दिन पे महासुदर्शन घनवटी पे भी रखा था। नहीं, अकेले से नहीं होगा मैम, आपको तीनों एट ए टाइम साथ में क्वाथ हो, ये सब चीजें देनी पड़ेंगी, ठीक है? हो सकता है एट ए टाइम तीनों को स्टार्ट करना पड़ेगा। विरेचन इन तीनों से इनको पेट साफ भी हो जाएगा, इनका पित्त का प्रशमन, जो पॉटी के रास्ते में जलन वगैरह होती है वो भी होगा मैम। तो मृदु विरेचनीय द्रव्य स्टार्टिंग कुछ नहीं देना है, इसके अलावा कुछ नहीं देना है। महासुदर्शन घनवटी भी विरेचन कराती है, पटोल कटुक रोहिणी भी विरेचन कराती है। सर इनको महासुदर्शन घनवटी से विरेचन नहीं होता है मैम, कोर्स के ऊपर में निर्भर करता है, होता है कुछ कुछ पेशेंट को होता है, कुछ कुछ को नहीं होता है। और पटोल कटुक रोहिणी तो आप दे ही रहे हो ना? हाँ, वो नहीं दिया सर। और मैं एक चीज और बोलते देता हूँ, 2-3 दिन शुरू करूंगी मैं इसमें। एसिडिटी हो सकती है, पेट में गैस बन सकता है, तो ये चीज के लिए उनको रेडी रहना होगा, उनको एक्सेप्ट कर लेना होगा। सर इसमें गुरुत्वान नहीं ऐड करना है आरोग्यवर्धिनी और अजमोदादि अभी नहीं मैडम, अभी नहीं 7 से 15 दिन का समय, 5वें 7वें दिन से इनको एरंडा तेल दे दीजिए, वो सारा काम कर देगा, उसके बाद आगे सोचेंगे। अच्छा, इसमें वापस बुला दीजिए। एक काम, अगर आरोग्यवर्धिनी और अजमोदादि चूर्ण दिया तो कैसा रहेगा? सर आरोग्यवर्धिनी में अगर विरेचन होगा तो वो भी इसके कटकी के वजह से होगा। हाँ जी, कुटकी की वजह से। और उसमें नीम दिया हुआ है सर। हाँ क्या, लेकिन आपको क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा, डोज की क्वांटिटी जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, वो लग रहा है सर मुझे, मोस्टली यही दिया था, बट उससे कुछ रिलीफ मिला नहीं पेशेंट को, मतलब मिला, बहुत कम मिला। मैडम सुनिए, अभी आप संप्राप्ति पे काम कर रहे हो, ना कि सिम्टम पे काम कर रहे हो। मैं जो बोल रहा हूँ संप्राप्ति पे बोल रहा हूँ, आप जो करना चाह रहे हो सिम्टम पे करना चाह रहे हो, नहीं संप्राप्ति पे कीजिए। पेशेंट को थोड़ा सा बोलिए 2 सप्ताह के लिए थोड़ा सा वेट करे, और जिस तरीके से दवा बोल ली जा रही है, उसका कोई प्रॉब्लम आता है तो आपसे डिस्कस करें, आप कॉन्फ्रेंस में लेकर बात कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। और मैंने तो इनका रोग का ड्यूरेशन बताया, डायरेक्ट बताया कि आप कितने साल से आप ये करते हो, और तो कुछ पूछा ही नहीं मैंने उनसे। और मैं जिस समय बोला ना उसी समय कॉन्फ्रेंस ज्वाइन ही किया था, मैं 9:05 में कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। सर ठीक है, हाँ जी सर। लेकिन इसको आम पाचक वटी और रस पाचक वटी पे नहीं रख सकते क्या? आम पाचक दे सकते हैं, दैट विल बी अ सिम्प्टोमेटिक रिलीफ, बट इट विल नॉट क्योर दैट। क्यों? पित्त को विलीन से लीन करने के लिए निम्बादि क्वाथ इज द आइडियल ड्रग। इट इज द ओनली आइडियल ड्रग दैट विल वर्क। राइट। ठीक है, ओके मनोज जी, बढ़िया। सर एक सिम्टम और डिस्कस करना चाहूंगा मैं। बोलो। सर मैंने हरड़ को सेक कर उसका चूर्ण लेना शुरू किया था। सर काम नहीं करेगा, उससे मेरा पेट साफ हो जाता था। और साथ में जो बेल होती है, सूखी हुई अभी बेल, सर ने आपको जो बताया पहले ये कीजिए, फिर वो जो ड्यूरेशन के बाद ही फॉलो अप करना, ये अच्छा रहेगा। सर एक बार रिपीट करेंगे क्या? मैं थोड़ा मिस हो गया मुझे। आप क्या सर? मैं बोल नहीं, डॉक्टर साहब बता रहे थे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वो मिस हो गया, जरा एक बार रिपीट कर देंगे तो बेहतर होगा। मनोज सर से बोल रहे हैं। पेशेंट को जाने दीजिए सर। सर मैं लीव कर दूं? हाँ ओके, आप लीव कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सर। ओके। आप लीव करें। हेलो।
अरविंद सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? मैम, इस पेशेंट में महासुदर्शन वटी का क्या रोल है गृहिणी में? महासुदर्शन घनवटी ना वो विरेचनीय रहती है, साथ में आम का पाचन भी करती है, इसीलिए दी थी मैम। अच्छा, ठीक है, पाठक सर शायद मीटिंग में है या नहीं, अभी आवाज नहीं आ रही उनकी। मैम, इनके हेतु क्या निकाले आपने? पहले आपके पास केस था। सर मेरे पास ये अभी पिछले 2 महीने से ये केस आया था, तो मुझे यही लगा कि मतलब स्रोत तो अवरोध भी लगा इनके, क्योंकि जैसे ये बता रहे हैं हर चीज में मोशन में स्मेल आ रही है इनको, इनके पसीने में भी इनको बहुत स्मेल आती थी। और दूसरा वही जो सर ने बताया था कि अपान वायु की दुष्टि होके और विमार्गमन हो गया है, तो इसी के हिसाब से मैंने पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया था। मैंने इसमें आंव का पाचन और ये अवरोध खोलने के लिए मुझे लगा कि पहले महासुदर्शन घनवटी और ये जो नीमवटी इन्होंने पटोल कटुका आदि कषाय का जो बताया है, वो चीज मैंने इसमें अप्लाई ही नहीं की थी, वो कंसेप्ट मैंने लिया ही नहीं था उस वक्त। तो सिर्फ जब महासुदर्शन घनवटी दी थी तो पेशेंट को थोड़ा बहुत रिलीफ था, और थोड़े टाइम के बाद मैंने इनकी बस्ती करवाई थी वहां पे, यहाँ सिरसा में ही। मतलब ये पेशेंट मेरे पास ऑनलाइन ही रहता था, ऑनलाइन में मैंने इसकी हिस्ट्री ली थी, और सिरसा में कोई एक वहाँ पे सच्चा सौदा का कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे पंचकर्मा ट्रीटमेंट देते हैं, तो वहाँ के जो लोकल डॉक्टर है उनसे बात करके और इनको बस्ती दिलवाई थी उन्होंने, सहचर आदि तेल की। मैम ये बस्ती चालू रखेंगे। मैम हेलो, हाँ जी सर। मैम ये दिक्कतें इनको नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के बाद में ज्यादा बढ़ी है क्या, ऐसा कुछ? हाँ, नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट के बाद इनको ये ज्यादा बढ़ गई। जब इन्होंने एनिमा लिया, 15 डेज इनको रेगुलर एनिमा दिया गया था। स्टार्टिंग में तो पेशेंट को बहुत अच्छा लगा, बट आफ्टर 15 डे इनको ऐसा लगा जैसे म्यूकस लाइनिंग भी इनकी निकल रही है, इनको रुक्षता बहुत ज्यादा आ गई थी। उस समय में पानी भी बहुत ज्यादा पिया होगा इनने, कच्चा भी खाया होगा। हाँ। इनकी क्या है, 10 इयर्स पहले की जो हिस्ट्री है उसमें ये बोलते थे कि मैं कम से कम 1 जग भर के पानी पीता हूँ तो जाके मुझे मोशन होता है। तो किसी ने, जब इन्होंने बीच में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था, तब किसी ने इनको सजेस्ट किया कि इतना पानी नहीं पीना है, इससे अग्निमांद्य हो जाएगा आपको। तो उसके बाद इनका ये चीज भी रिजोल्व होना शुरू हुआ था। अभी भी तो लिक्विड इनटेक ज्यादा कर रहा है मैम, सूप लेते हैं और 15-15 दिन फास्टिंग पे रहे, उस समय भी इन्होंने लिक्विड सूप ज्यादा लिया। तो ये सब तो आम के हेतु अधिकतर ज्यादा है, सभी आम दोस्त के पूरे। हाँ सर, ये भी आप कह सकते हैं। अभी जी, आम दोस्त के शुरू से ही अभी तक सारे के सारे हेतु आम दोस्त के लग रहे हैं, जिससे ग्रहणी दृष्टि हुई है उसमें। हाँ जी सर। मैम इसकी रस दृष्टि पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि पेशेंट बहुत सीवियर ब्रैडीकार्डिया में है। दूसरा चीज, आप इसका अगर मात्रावस्थी भी चलाते हैं तो बहुत अच्छे से इसको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन पहले दीपन पाचन अच्छे से करिए। और दूसरा चीज, इसका अत्यंत अगर ये है तो क्लेद की संप्राप्ति है, और इसके अगर आपको जो भी हेतु पे ये काम करने हैं तो हेतु के साथ में आप इसको एक परपटी कल्पना चलाया कीजिए, क्योंकि ग्रहणी की दृष्टि काफी है। पंचामृत परपटी भी, हाँ, पंचामृत परपटी दी थी, उससे इसको थोड़ा सा रिलीफ मिला था। बट वही चीज है कि कोई भी एक ट्रीटमेंट ना ये कंटिन्यू नहीं कर पाता। नहीं, अभी क्या है ना, उसको सिस्टमेटिक लाइन से, मतलब आप 7 डेज में जो भी है दीपन पाचन, उसके साथ में उसके सक्सेशन में आप विरेचन दीजिए या दीपन पाचन करके बाकी का चीज जो भी है। लेकिन जब आप इसको लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस रिजल्ट पे अगर आपको लाना है तो इसकी सारी सिम्टम्स पे आपको बस्ती देना पड़ेगा, और वो भी मात्रा बस्ती भी देंगे आप। लेकिन इसका ब्रैडीकार्डिया इतना सीवियर है, जो ये चेस्ट पेन वगैरह बोल रहा है, ये सारी वात की ग्रह सम और सारी ऐसे लक्षण जो पीड़ा वगैरह कर रही है उसके। तो मैम ये जो 50 to 60 इनका रहता है, ये चीज को हम कैसे नॉर्मलाइज करेंगे? मैम नॉर्मल, मैं वही तो बता रही हूँ, आपको रस दृष्टि पे काम करना पड़ेगा। मैं काफी बार दीपन पाचन के साथ में रसपाचक, रक्तपाचक, और क्योंकि ये क्लेदजन्य संप्राप्ति है तो गोक्षुर और अमृता इन्वॉल्व करती हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे पास में सामने कोई रिपोर्ट्स नहीं है, मैंने सिर्फ आधे में पेशेंट को सुना है, तो आप इसकी रस दृष्टि को ये मत करिएगा। जैसे आप रस दृष्टि पे काम करेंगे, क्योंकि रुजजन्य जो भी उसके विकार है
वो सारी चीज आपको नॉर्मल हो। एक स्वर्ण कल्प जरूर दीजिए ताकि उसकी ब्रेडिकार्डिया पे फायदा दे। आप स्वर्णमालिनी वसंत लीजिए या जो भी इसका, क्योंकि रिपोर्ट्स मेरे सामने कुछ। हाँ जी, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग। यहाँ पर ना स्वर्ण सूत्र शेखर रस विल बी ड्रग ऑफ चॉइस, विल वर्क वंडर। और आपने जो संप्राप्ति बताया ना एकदम एक्सेलेंट, एकदम परफेक्ट बताई। और जो ड्रग भी आप साथ में रिकमेंड कर रहे हो ना वो उनको फॉलो करना चाहिए। साथ में स्वर्ण सूत्र शेखर रस देंगे ना, पहले दिन से रिजल्ट मिल जाएगा। अभी जो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाना है उसके अंदर पटु, इसमें निम पटु कटुरोहिणी देनी है, राइट? पटोल कटुरोहिणी इसका जो क्लास है एक तो वो देना है, आम पाचन, रस पाचक, रक्त पाचक बोला है मैडम, दैट विल बी द आइडियल। उसमें है ना, रसपाचक में है ना मैम, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। आप जो बोल रहे हो ना वो सारे ड्रग उसमें आ जाएंगे। तो बस फिर सिर्फ रस पाचक और साथ में सूत शेखर रस गोल्ड प्रिपरेशन वाला स्वर्ण सूत शेखर। हाँ 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 हाँ, आप दीजिए, देखिए पहले डोज से रिजल्ट मिलेगा ना। आप तो एक 7 डेज इसको यही कंटिन्यू करती हूँ और फिर मैं आपको इस चीज के लिए रिपोर्ट। और एक ना एरंड, ये सब दवा देने के साथ 5 से 7 दिन के बाद एरंड तेल। अभी आप मैडम इसको नाभिपूरन भी दीजिए, नाभिपूरन से भी आपको इसका, क्योंकि अभी दीपन पाचन देना पड़ेगा तो आप कोई दृष्टि शोधन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप नाभिपूरन इसका अगर एरंड तेल से करते हैं ना तब भी आपको दिखेगा कि पक्वाशय पे और अपान पे काम होगा। नाभिपूरन मैम सर एरेंडस में अभी दिया तो भी चलेगा ना? आम का पाचन वो भी तो करता है एरेंडस में अच्छे से। नहीं, एरंड तेल जो करता है वातानुलोमन करेगा और पित्त का तीक्ष्ण गुण का शमन करता है। आम पाचन भी करता है ना सर वो, इसीलिए तो हम आम वेरी लो अपने आम पाचन बटी दे रहे हैं, फिर उसमें वो चीज का एक्सपेक्टेशन क्यों रखें? नहीं सर, आम वात में तो ड्रग ऑफ चॉइस तो एरेंडस नहीं जब भी लेता है ना इसको नहीं, आम वात में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में देते हैं वो जीर्ण आम वात में, जहाँ पर पहले आप वात का शमन करते हैं, आवरण दोष की चिकित्सा पहले करते हैं, बाद में आम का पाचन करते हैं। इस हिसाब से एरंड तेल जीर्ण आम वात की चिकित्सा में है। एरंड तेल जब भी दिया है ना इनकी दृष्टि बढ़ जाती है, कम नहीं होती। नहीं मैडम, यही बोल रहा हूँ, आपने बात पूरा सुना नहीं। पहले 5 से 7 दिन ये ट्रीटमेंट करें, उसके बाद एरंड तेल दीजिएगा, पहले मत दीजिएगा, नहीं तो रोग की संप्राप्ति बिल्कुल सही बोला मनोज सर, बिल्कुल सही। आपको ना देखिए मैडम, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको मैं पहले भी बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। आपको एक घर से एक सामान निकालना है तो आप क्या करोगे? पहले घर खोलोगे, जाओगे, सामान लोगे और वापस आके ताला मारोगे, राइट? ताला खोलोगे, सामान लोगे, ताला वापस से मारोगे, दैट विल बी द रूल। अगर आप पहले ही ताला मारते हो तो घर में इन कर सकते हो? नहीं कर पाओगे ना, सामान मिलने वाला, और उसके बाद फाइनल प्रोसेस आप गेट खोल करके आओगे तो कोई चोर आएगा चोरी कर ले। तो सिमिलरली आयुर्वेद में भी संप्राप्ति विघटन में पहले क्या करना वो इम्पोर्टेंट है। अपने सारे काम एक साथ करने लगते, ये नहीं करना है, इसका अपोजिट इफेक्ट भी होता है। आप जोर जबरदस्ती अपन वायु का अनुलोमन करना चाहते हैं, वो होगा नहीं, क्योंकि जहां पर आवृत बात है, जो विकृत बात है, और यहाँ पर यही नहीं है मैम, अपान वायु ने उदान वायु को भी विकृत किया है, और क्या नाम है, समान वायु को भी विकृत किया। और इन वायु के विकृत होने से क्या होता है, कफ और पित्त भी अपना स्थान बदलते हैं और वो आवृत करते हैं अपान वायु को, और उदान वायु को आवृत करने लगते हैं। इस पेशेंट का पूछेगा ना, खाना खाने के बाद डकार आता है क्या? नहीं आएगा, पूछ के देखिए। सर खाना खाने के तुरंत बाद नहीं आता, बट इसको हिस्ट्री में डकार नहीं आएगा। और ये पेशेंट ना साइकेट्रिक की तरह में बिहेव करने लगेगा, उसको देखिएगा बदन दबाएगा, हाथ दबाएगा, बीच बीच में खुद से डकार निकालेगा, देखिएगा। हाँ ये चीज है सर। हाँ, ये क्या हो रहा है कि उसका प्राण व स्रोत भी दूषित, प्राण वायु भी दूषित हो रहा है मैडम, और प्राण व स्रोत भी दूषित हो रहा है, और वो उसके साथ में मज्जा व स्रोत भी दूषित है, बिकॉज तीनों चारों वायु दूषित हो रहा है। आपको जब भी इनका ट्रीटमेंट करेंगे ना, ये मज्जा व स्रोत इन सब का ट्रीटमेंट सबसे लास्ट में होगा। जब तक वपान वायु अनुलोमन नहीं होगी तब तक ये दोनों जो सिम्टम्स हैं ये नहीं जाएंगे। खाना खाने के बाद पेशेंट का डकार आ रहा है, मतलब पेशेंट नॉर्मलाइज हो रहा है, कीप इन माइंड। और आपने जो कटुरोहिणी जो बोला है वो कॉस्ट हमको कितने दिन देना होगा? 7 दिन में उनका अगर आम का पाचन हो गया 7 से 15 दिन तो देना चाहिए। हाँ। और 3 महीने तक का कोर्स होता है, 1 महीने में पेशेंट को रिजल्ट आता है बहुत अच्छा, मतलब आपको दिखने लगेगा, ईसीजी वगैरह वगैरह में रिजल्ट दिखने लगेगा। तो सर ये रस पाचक में है ना सब चीज? हाँ तो है ना, आपको तो 3 ड्रग है ही,
कटुक्रोनी है, कटकी है और इंद्र जो है। उन्हें अभी ना 9:30 हो गया है, मुझे सेशन बंद करना पड़ेगा। हम लोग कल बात करेंगे प्लीज। प्रणाम सर। हाँ, और असली में मेरे पास एक पेशेंट आ गई अनवांटेड और उसने मेरा बहुत दिमाग खराब किया, इसलिए मैं यहाँ अभी होस्ट का काम नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थना। नहीं सर, ठीक है सर, 9:30 नहीं तो सर, बज गया ना ठीक है। आज मनोज सर ने सही में बहुत अच्छा बताया और अनुरिता मैम ने भी बहुत अच्छा बताया। मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। हाँ ठीक है सर, ठीक कल है, प्रणाम। डिस्कस करते हैं इसके लिए। जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।